डिक्लेरेशन के वाले जी मतलब नंबर बताएं केस का। मेरा नंबर है जी 984 984 और 2018 मालूम आपके मुखालिफ आप रिस्पोंडेंट ने अपेलेंट मैं एपिलांटू मालूम। अच्छा अच्छा, उन्होंने क्या किया है जिसके खिलाफ आप आए हमारे पास? उन्होंने मैट्रिक अपने आप को डिक्लेयर किया 2018 के इलेक्शन में। अच्छा, तो आप डिग्री वाला केस पहले चलिए अब आप लीगल कॉन्स्टिट्यूशन बात करें। 199 के हवाले से मैं अर्ज करूंगा जो डिक्लेरेशन का क्वेश्चन है कि डिक्लेरेशन 199 के तहत ये मेन फीचर है आर्टिकल 199 का। विदाउट डिक्लेरेशन एंड डिक्लेयरिंग एनीथिंग सुप्रीम ऑनरेबल हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर पास ही नहीं कर सकती। ये कायनी मुलाजा फरमाइएगा 199 में मालूम जी। पहला माइलॉर्ड सबसेक्शन क्लॉज 1 में पढ़ूंगा सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन a high court may if it is satisfied that no other adequate remedy is provided by law. Now I'll go to Roman 2 declaring that any act done or proceeding taken within the territorial jurisdiction of the court by a person performing function in connection with the affairs of the federation, a province or a local authority has been done or taken without lawful authority and of no legal effect. Secondly my lord अब सी जो बी का रोमन 2 मुलाजा फरमाइए। इस जगह ना उस्मान साहब ये डिक्लेयर कर देगा कि ये आपका नॉमिनेशन पेपर गलत है या आपकी डिक्लेरेशन गलत है ना जी मालूम इतनी हद तक ही कर सकते हैं ना डिक्लेयर। नहीं मालूम मैं अर्ज ये कर रहा हूँ कि एक तो मैंने एक एस्पेक्ट बताया ये डिक्लेरेशन तो उसके लिए है कि एनी पर्सन परफॉर्मिंग फंक्शन इन कनेक्शन विद द अफेयर्स ऑफ द फेडरेशन जी तो मालूम सरकार के खिलाफ के लिए आम आदमी के लिए तो मैं अर्ज कर रहा हूँ। मैं पहला सवाल ये था मालूम का डिक्लेरेशन क्या 199 के ना हो सकती है। अगला मालूम देखिएगा इसका रोमन 2 देखिएगा बी का जी। On application of any person made order requiring a person within the territorial jurisdiction of a court holding or purporting to hold office to show under what authority of law he claims to hold that office. ये भी declaration इसको subsequently होगी वो भी जो वारंटों की जुरिस्डिक्शन है जनाब ये तो हाई कोर्ट एक्सरसाइज कर सकता है ना। हाई कोर्ट मैं यही अर्ज कर रहा हूँ हाई कोर्ट को वारंट जब इशू करती है तो डिक्लेयर भी करती है साथ सिर्फ ये नहीं कहती कि आप This इशू is the करें। original jurisdiction of the High Court under Article 199. Writ of quo warranto can be issued by the High Court. जी मालूम This is the only declaratory power यही है। नहीं मालूम बिल्कुल ठीक है यही पावर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को भी 184(3) में है। चलिए मान ले आगे बढ़ें। आगे मैं अर्ज करता हूँ मालूम इसको इस तरह देख ले कि मान लेते हैं ये बात है तो हाई कोर्ट के सामने कोई डिग्री होगी कोई डिक्लेरेशन होगी तो हाई कोर्ट का हाउ यू आर होल्डिंग द ऑफिस मतलब यही मैं अर्ज कर रहा हूँ अगर उसके बाद लाजमी नहीं इलेक्शन लॉज के अलावा भी या इलेक्शन लॉज जी में भी जी समझे आगे बढ़िए आगे ये देखिएगा मैं दोबारा आऊंगा मालॉर्ड ए का सब जो क्लॉज रोमन 1 है मालॉर्ड ऑन एप्लीकेशन ऑफ रेगुलर पार्टी मेक एन ऑर्डर डायरेक्टिंग ए पर्सन परफॉर्मिंग विद इन द टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट फंक्शंस इन कनेक्शन विद द अफेयर्स ऑफ फेडरेशन ए प्रोविंस और लोकल अथॉरिटी to refrain from doing anything he is not permitted by law to do or to do anything he is required by law to do without declaring that what is the function of the person who is acting under the federal law or the provincial law। ये declaration नहीं हो सकती ये order नहीं हो सकता। इसका मतलब ये है कि declaration इनबिल्ट है इसमें। और इसी तरह देखिएगा मालूम बी का ये ऑर्डर्स चैलेंज होते हैं 199 में जो पर्सन परफॉर्मिंग फंक्शंस इन कनेक्शन विद द अफेयर्स ऑफ फेडरेशन और प्रोविंसेस उनके ऑर्डर जिसके अंदर कोई एडिक्वेट रिलीफ रेमेडी नहीं होती है वो रिट में डायरेक्ट आ जाते हैं। इसी तरह आप देखिएगा बी राइट ऑफ अपील दी हुई होती है तो पहले अपील में जाते हैं। बी का 1 देखिएगा मालूम आप इसमें प्राइवेट पर्सन्स की हेबियस कॉर्पस के हवाले से वो भी डिक्लेयर होगी कि दैट इज इलीगल। आप सबसे पहले 199 के ओपनिंग वर्ड्स पढ़ ले व्हेन देयर इज नो रेमेडी मानो बिल्कुल ठीक बात है। इलेक्शन लॉज में अब काइंडली सी मुलाजा फरमाइएगा बी ये जो सी है मालूम जी ऑन एप्लीकेशन ऑफ एनी एग्रीड पर्सन मेक एन ऑर्डर गिविंग सच डायरेक्शन टू एनी पर्सन और अथॉरिटी इंक्लूडिंग द गवर्नमेंट। अब गुजारिश ये है कि ये डायरेक्शन भी विदाउट डिक्लेयरिंग कि ये आपकी जिम्मेदारी है ये आप करने में फेल हुए हैं। पॉइंट ये है मालूम आप हमें इसे पढ़वा रहे हैं। पॉइंट ये है कि डिक्लेरेशन के बगैर मतलब डिक्लेरेशन दिए बगैर हाई कोर्ट 199 की पावर एक्सरसाइज नहीं कर सकती। ठीक है ओके और इससे हमारे केस का क्या ताल्लुक हुआ? इसमें क्वेश्चन जनाब ये पूछा गया था कि क्या डिक्लेरेशन हाई कोर्ट प्लेनरी जुरिस्डिक्शन की कोर्ट के अलावा कोई दे सकता है या नहीं दे सकता। मेरी हम्बल सबमिशन ये है ठीक है दे सकता है। चले आगे बताएं आगे बताएं। अगली बात देखिएगा कि सेक्शन जो आर्टिकल 62(1)(f) है मालॉर्ड। एक सवाल मालॉर्ड ने ये पूछा था दो में डिफरेंस क्या है 62 और 63? मैं इधर यहाँ मैं खुरम साहब से डिसएग्री करूंगा मालॉर्ड।
अगर सब आर्टिकल 2 मुलाजा फरमाइएगा ना 62 का ही, उसमें क्वालिफिकेशन का नहीं, उसमें डिसक्वालिफिकेशन का जिक्र है। यानी डिसक्वालिफिकेशन हो या क्वालिफिकेशन हो, उसका मकसद एक ही है, चाहे वो प्री इलेक्शन डिसक्वालिफिकेशन। आई पर्सनली एग्री विद यू। मतलब सब आर्टिकल 2 बड़ा बात है। नहीं ठीक है, हाँ आगे बढ़े। जी मालूम उसमें तो इंटरचेंजेबल है ना। जी इंटरचेंजेबल, क्योंकि सब आर्टिकल 2 जो है वो ही वाज़ेह तौर पर कह रहा है। सही है। अब माय लॉर्ड, जहां तक ये बात है कि सेक्शन 9 की जो ओवरऑल जो जुरिस्डिक्शन मतलब कोर्ट्स एक्सरसाइज करती हैं सेक्शन 42 में करती हैं, या कोई और लॉ भी है जिसके तहत वो डिक्लेरेशन की डिग्री ग्रांट कर सकती हैं, और मेरी हम्बल सबमिशन ये है कि सेक्शन 9 ऑफ द CPC जो है वो बेसिकली जुरिस्डिक्शन देता है कोर्ट्स को टू ट्राई ऑल काइंड ऑफ मैटर्स ऑफ सिविल नेचर माय लॉर्ड, और उसमें सेक्शन 42 एग्जॉस्टिव इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि देयर आर सर्टेन डिक्लेरेशंस व्हिच आर नॉट प्रोवाइडेड इन सेक्शन 42, बट दैट मे बी a dispute between one party or another party, and that can be granted under section 9 of the CPC. So this argument is in my humble submission is not correct, that section 42 is an exhaustive provision, my lord. Now my lord, मैं अब आता हूँ 232 पे my lord. Honorable my lord ने पूछा था कि 62(1)(f) में जब डिक्लेरेशन दी जाएगी तो वो लॉ के तहत दी जाएगी, लेकिन मेरी हम्बल राय में जब भी 62(1)(f) की डिक्लेरेशन दी जाएगी तो कोर्ट किसी को ये डिक्लेयर करेगी कि ही इज नॉट सगेशियस, नॉट राइचियस और नॉन प्रॉफिलिगेट और नॉट ऑनेस्ट और नॉट अमीन। वो डिक्लेयर करेगी 62(1)(f) के तहत। ये नहीं होगा कि लॉ ने उसको इख्तियार दिया हो कि वो कोई ऑर्डर करे और वो ऑर्डर उस लॉ के तहत हो, डिक्लेरेशन इसी प्रोविजन के तहत होगी। इसलिए समीउल्लाह बलोच जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन पर बेस करती जजमेंट है, उसको जब तक रिविजिट ना किया जाए उस वक्त तक सेक्शन 232 62(1)(f) जो है वो अमेंड नहीं वो उसी तरह रहेगा। आपके कहने का मकसद ये है कि जब तक कोर्ट से ये साबित ना हो, किसी कोर्ट से, कॉम्पिटेंट कोर्ट से, कि ये सादिक और अमीन नहीं है, उसके अलावा आप उसको ये नहीं कह सकते, आप उस पर कोई पाबंदी नहीं लगा सकते। कोई 63(1)(f) यही कह रहा है हमारा कोर्ट की डिक्लेरेशन जरूरी है, बिल्कुल ठीक बात है। And what is the definition of Sadiq and Amin? मतलब? Or what is the definition of Sadiq or Amin? इसमें एक चीज देखिएगा, ये जो सब कोई मर्डर करके आ जाए, कोई वो नहीं शुमार होता। क्लॉज 2 जो है ना मालूम, वो बहुत जरूरी है इसकी, क्योंकि इस क्लॉज में पैरा D एंड E जो हैं उनको तो अप्लाई किया गया है मुस्लिम्स की हद तक, F को नॉन मुस्लिम पर भी अप्लाई कर दिया गया है। ये बहुत अहम बात है जो हमें, यानी एक नॉन मुस्लिम भी ही इज बाउंड टू बी सगेशियस, राइटियस, नॉन प्रॉफिलिगेट, ऑनेस्ट एंड अमीन। इट मीन्स के अमीन का जो लफ्ज है इसका वो मीनिंग नहीं लेना चाहिए जो इस्लामिक कॉन्टेक्स्ट में है, अदरवाइज ये फिर इसकी क्या मीनिंग है? मतलब अमीन का जो डिक्शनरी मीनिंग है, ही शुड बी अमानतदार, बताइए ही शुड बी अमानतदार माय लॉर्ड, अमीन ही शुड बी अमानतदार। अमानतदार इस्लाम में अमानतदार का लफ्ज नहीं है, लेकिन ये क्योंकि मुसलमानों पर अप्लाई नहीं, ये भी मुसलमानों के अलावा नॉन मुस्लिम पर भी अप्लाई किया गया। कहते ये नहीं होना चाहिए। नहीं, मैं ये कहता हूँ इसका मतलब ये है कि ये इसके वो मीनिंग नहीं है जो इस्लाम में लिए जा रहे हैं, ये वो डिक्शनरी मीनिंग है, ऑर्डिनरी डिक्शनरी मीनिंग्स जो अप्लाई होने चाहिए। अदरवाइज ये प्रोविजन मुसलमानों ये बाकी आइन तो अंग्रेजी में है, अंग्रेजी का उनको लफ्ज पता नहीं था कि अमीन के लिए क्या होगा। मेरी अमीन जो अगर आप कह रहे हैं डिक्शनरी मीनिंग में देखें तो अंग्रेजी की डिक्शनरी में उठाऊंगा उसमें अमीन नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा जो तो मुझे लुगत देखना होगी उर्दू की, ठीक है या अरबी की आप चाहते हैं हम देखें? नहीं, उर्दू देखें या अरबी देखें, मैं हमें नहीं पता, आपसे पूछ रहे हैं। मैं तो ये करूंगा अमीन अगर ओरिजिनली उर्दू का लफ्ज है तो फिर उर्दू की डिक्शनरी आप देखी जाएगी। बताएं ना कौन सा लफ्ज है, ये अरबी का है उर्दू का है? और ये तो उर्दू का लफ्ज है लेकिन इसका ओरिजिन जो है वो अरबी ही है, अरबी से ही इसको लिया गया, ओरिजिनली अरबी का लफ्ज, लेकिन अब अमीन पाक उर्दू में भी इस्तेमाल हो रहा है। जनरल जिया को अमीन का अंग्रेजी लफ्ज पता नहीं था या उनके लॉ मिनिस्टर को नहीं पता था? नहीं, उनको पता होगा या नहीं पता होगा, नहीं, आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड ना, बाकी सब अंग्रेजी में लिखा हुआ है, ये एक अमीन आर दिया। इसका मतलब है कि ये वही इस्लाम में जो इस्तेमाल होता है सादिक और अमीन, इसका मतलब वही है। नहीं मतलब इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि फिर ये मुसलमानों पे अप्लाई नहीं हो सकता, उन्होंने नॉन मुस्लिम पे अप्लाई नहीं हो सकता। क्यों? नॉन मुस्लिम भी तो सादिक और अमीन हो सकते
सकते नहीं हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन अगर इसकी इस्लामिक टर्मिनोलॉजी के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा, अगर डिक्शनरी मीनिंग हो फिर तो वो हो सकते हैं। अगर इस्लामिक टर्म के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा फिर ये तो नॉन मुस्लिम पर अप्लाई नहीं ये होता। जो ऐसी चीजें सिर्फ कंफ्यूजन के लिए डाली गई हैं, कोई वजह भी थी? नहीं, ये मैं तो कंफ्यूजन तो बहुत पैदा हुई है इस्लाम और गैर इस्लाम में अमीन की डेफिनेशन डिफरेंट है। नहीं मालूम सादिक और अमीन दोनों की, वो एक सच्चा आदमी हो, अमानतदार हो, वो कोई भी हो सकता है। गुड कैरेक्टर का आदमी तो नॉन मुस्लिम हो, मुस्लिम हो, गुड कैरेक्टर की तो एक डेफिनेशन। कौन डिटरमाइन करे कि फला शख्स का कैरेक्टर अच्छा है, फला शख्स अमीन है? मतलब ये फाइनली तो कोई खुदा ही डिटरमिन कर सकता है, हम आप तो कर ही नहीं सकते। सही जवाब आपने दिया, एक बात है। माशाल्लाह। अच्छा, एनीथिंग एल्स? आपने बहुत आज पॉइंटेड लिया। ये काइंडली देखिएगा, मैं कुछ अर्ज ये करना चाहूंगा माय लॉर्ड, 232 ये इस पे मेरी 232 पे बताइए आप। इस पे मेरी हम सबमिशन ये है कि क्योंकि 62(1)(f) जो है उसकी डिक्लेरेशन इन्हीं ग्राउंड्स पर होगी जो कॉन्स्टिट्यूशनल ग्राउंड हैं, इसलिए समीउल्लाह लॉ जो कि पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन समझा जाना चाहिए जब तक कि वो रिविजिट नहीं होता। इसे समझाना चाहिए, ये बताइए ना। एज अमेंडमेंट और No, my lord. गुजारिश ये है, जब कॉन्स्टिट्यूशन इंटरप्रेट होगा तो उसकी इंटरप्रिटेशंस रेलेवेंट प्रोविजन का पार्ट एंड पार्सल कंसीडर होगी जो कि सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रेट किया। आर्टिकल 189 और 190 की बात कर रहे हैं। 189 के तहत वही फॉलो किया जाएगा, ये मेरी हम्बल सबमिशन। सही है, सही है। अब योर ऑनर देखिएगा, अब मैं कुछ अर्ज करूंगा माय लॉर्ड इस हवाले से कि जो समीउल्लाह बलोच के बाद कुछ डेवलपमेंट्स हुई वो बहुत रेलिवेंट हैं इस बात ये को। मुझे एक सवाल का जवाब देते हैं। The same learned author judge has also authored the judgment in Faisal Wavda case. मैं उधर ही आ- उसका जिक्र था लास्ट टाइम पे। बिल्कुल होता है। तो कैन यू reconcile the two judgments? Yes or no? यही मेरा पॉइंट है। मैं अब आज इस पॉइंट पे रहा हूँ कि समीउल्लाह बलोच किन बिना पर रिविजिट हो सकता है। पहले तो फैसल वावदा के खिलाफ Can you reconcile them or नहीं not? हो सकता माय लॉर्ड, लेकिन उसकी नहीं वजह हो से- सकता है। लेकिन उस वजह से क्या समीउल्लाह बलोच रिविजिट हो सकता है या नहीं नहीं, हो मैं सकता, आपसे ये सवाल नहीं पूछ रहा हूँ। देखिए, रिकंसाइलेबल नहीं है, नहीं है नहीं है रिकंसाइलेबल। ठीक। एक और भी मैं अगर इसी प्रिंसिपल को ले लें तो इसका मतलब है सादिक और अमीन अगर आज नहीं है तो कल हो सकता है वापस सादिक और अमीन। जी बिल्कुल ठीक बात है यानी एक व्यू अगर मेरी है हेलो आज और कल वो व्यू बदल जाती है, तो इसी तरह अगर मैं आज अमीन नहीं हूँ कल अमीन हो सकता हूँ, या आज अमीन हूँ कल बिल्कुल ठीक अमीन बात है। नहीं इससे मेरी तो you are being very fair. आगे बढ़िए। अब जो ऑनर देखिएगा, PLD 2020 सुप्रीम कोर्ट 591 फैसल वावदा तो जनाब ने बिल्कुल नोट फरमा लिया। दोबारा आहिस्ता आहिस्ता बताएं। PLD 2020 सुप्रीम कोर्ट 591 के नाम बताएं जजमेंट ये का। है जी अलादीनो भाइयों केस मालूम। ये रिव्यू जजमेंट है। ओरिजिनल जजमेंट जो अलादीनो भाइयों की है ना जो ऑनर, दैट इज 2013 SCMR 1655। दोबारा कहिए आहिस्ता आहिस्ता। 2013 SCMR हाँ 1655। जी। समीउल्लाह बलोच में अलादीनो भाइयों को कोट किया गया और ये कहा गया कि समीउल्लाह बलोच ये करेक्ट लॉ है। कहता क्या है अलादीन भाई? अलादीनो भाइयों का जो ओरिजिनल जजमेंट है ना, जो वो ये कहता है योर ऑनर, इसका 1657 है रेलेवेंट पेज मालूम। 1657 क्या कहता है? इसमें दुआनी अर्ज करता हूं, उसमें उन्होंने कहा कि लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन है अगर किसी ने जाली सनद जमा करवाई है। लाइफ टाइम। और रिव्यू क्या कहता है? रिव्यू में ये जजमेंट सेटिस्फाइड हो गया। सेटिस्फाइड हो गया? ये रिव्यू में जो जजमेंट सेटिस्फाइड हुआ है PLD 2020 सुप्रीम ग्राउंड पे कोर्ट 591, उन्होंने कहा जी ये दैट इज नॉट ए गुड लॉ, और जबकि समीउल्लाह बलोच में इस पर रिलाय किया गया है, इसको कोट किया गया है। Petition allowed। जी मालूम। ये रिव्यू भी 3 मेंबर जजमेंट थी। जी ये 3 मेंबर बेंच जजमेंट है। ये डिफरेंट बेंच है मालूम ये मिस्टर जैसे उमर साहब बंदियाल साहब की जजमेंट है मालूम। तो ये एक और वेरिएशन यही मैं अर्ज कर रहा हूँ मालूम कि अलादीनो भाइयों समीउल्लाह बलोच में एक्सट्रैक्ट कोट करके अप्रूव किया गया और बाद में कौन सा वाला भाई हो? रिव्यू वाला भाई हो या मालूम ओरिजिनल अलादीनो भाइयों क्योंकि 2018 की जजमेंट है ना समीउल्लाह बलोच, उसको रेफर किया? उसको रेफर करके उसको इंडोर्स किया गया। रिव्यू का जिक्र नहीं किया? नहीं रिव्यू तो अब पेंडिंग था, डिसाइड ही 2020 में हुआ। तो रिव्यू के वक्त इसको फिर समीउल्लाह को नहीं उस पे कंसीडर किया? नहीं मालूम उसमें समीउल्लाह भी डिस्कस कर दिया गया। यही प्रॉब्लम है मालूम। नहीं, वेरी गुड वेरी गुड। देखिए आपकी तरह प्रिसाइज होना चाहिए, आज आप बहुत प्रिसाइज हैं। बल्कि ओवर स्पीड है आप। मौका नहीं देंगे। इसके
इसके बाद काइंडली देखिएगा मालूम कि dissatisfaction of the Supreme Court over the Samuel Love Loach is apparent due. आप कहाँ से पढ़ रहे हो? मतलब मैं तो अच्छा, आप कमाल कर दी। मतलब यही मेरा पॉइंट था कि जब एक बेसिक लॉ जिसको आप रेफर कर रहे हैं, जजमेंट को रेफर कर रहे हैं, उसको आप सब्सिक्वेंटली रिव्यू कर लेते हैं, तो समीउल लव लोच की फोर्स खुद आप कह रहे हैं कि खत्म हो रही है, वो फिर वो उसको आप उस तरह का एक अप्रूव लॉ नहीं बना के पेश कर रहे या उसको नहीं देख रहे जिसके मतलब आपने उसको रेफर किया हुआ है, उसको इंडोर्स किया हुआ है। अगली जो रोनम लहजा फरमाइएगा जो मैं आपके कहने का मकसद ये समीउल्लाह बलोच प्रैक्टिकली आप समझें कि या इस जजमेंट के मुताबिक इट इज नो मोर इन फील्ड। No, my lord, that is in field. But this is one of the consideration for a reviewing of the judgment of the Samuel Love Loach. But the only difficulty is that these two judgments of the same learned author judge are 3-member bench judge. My lord. And Samuel Baloch is a 5-member. My lord. That So reason. to that extent, it will prevail over the 3 My judges, lord. even though the authors are the same. My lord, ये बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन मैं इसलिए अर्ज कर रहा हूँ कि इसको इस बिना पे देखा जाएगा फोर्स क्या रही है समीउल लव लोच की इस वक्त। अब काइंडली 2021 SCMR 988 देखिएगा योर ऑनर। 2021 SCMR 988 माय लॉर्ड। Sorry, दोबारा क्या ये? 2021 SCMR 988। टाइटल 988. मैं जुबानी अर्ज कर देता हूँ माय लॉर्ड। इसका टाइटल मैं माय लॉर्ड सॉरी माय लॉर्ड। जी, माय टाइटल मैं ढूंढ रहा था माय लॉर्ड, सॉरी हम आपको बता देते हैं. सॉरी। केसरानी केस है, केसरानी। अब इसका इसमें टाइटल है शमूना बादशाह केसरानी. जी माल अब मालूम गुजारिश इसमें ये है कि इसमें भी समीउल लव लोच में जो डाइव टाइप डिक्लेरेशन थी उससे इस तरह बचा गया मैं अर्ज करूंगा बचा गया कि ये कहा गया कि मिस डिक्लेरेशन मैलाफेडे नहीं थी. the same author शेड्स नो माय लॉर्ड दैट इज द जजमेंट. लेकिन one of the member was the same. जी यानी मिस डिक्लेरेशन को मैलाफेडे नहीं डिक्लेयर किया गया, गो के मिस डिक्लेरेशन थी. अगर समीउल लव लोच को मुकम्मल तौर पर और फुली फॉलो किया जाता तो फिर ये डिक्लेरेशन नहीं आ सकती. आप ये कह रहे हैं कि सक्सेसिव जजमेंट्स जो हैं जी. द कोर्ट इज ट्राइंग टू गेट अवे फ्रॉम सम. माय लॉर्ड एंड लास्ट जजमेंट ऑन दिस पॉइंट. But the learned author is also member of the bench, my lord. though this judgment is by Sayyid Zahir Ali Akbar Naqvi. And the last judgment on this point, that is Supreme Court Bar Association versus Federation of Pakistan, PLD 2023, PLD 2023, Supreme Court, page 42. 42. इसमें क्या हुआ है फैसला? इसमें माय लॉर्ड एक राह निकालने की कोशिश की गई. इसका शॉर्ट ऑर्डर जो है वो पेज 81 पे है माय लॉर्ड. एक सेकंड यार, क्वेश्चन बिफोर द कोर्ट ये था. एक मिनट जरा आ जाए. ये जरा दे दें 23. ए की डिस्क के तहत अगर कोई आदमी पार्टी लाइंस को वायलेट करके, डायरेक्शन को वायलेट करके वोट डाल देता है तो क्या वो परमानेंटली डिस्क्वालीफाई होगा 63(1)(f) में या नहीं होगा. उसको शॉर्ट ऑर्डर में ऑनरेबल कोर्ट ने पेज 82 पे माय लॉर्ड पेज 82 पे डील किया माय लॉर्ड. फिर मैं फाइनल ऑर्डर भी अर्ज करूंगा, वहां भी थोड़ा सा फर्क है. इसका सेकंड पार्ट दीजिए पेज. ये सेकंड एंड थर्ड पार्ट पे कंटिन्यू कर रही है माय लॉर्ड जजमेंट. ये 82 किस पेज, कौन से पार्ट में? ये पहला 82 पे है माय लॉर्ड जो रेलेवेंट है. हमारे यहाँ किस पार्ट में है? ये फरवरी के पार्ट में है. फरवरी पार्ट भी दे दें फरवरी इसका. का part. इसमें दोनों जगह चल रहा है. इसमें डिसेंट भी है, मेजॉरिटी व्यू. मेजॉरिटी व्यू की बात कर. जी जी मेजॉरिटी की व्यू की बात कर रहे हैं, माइनॉरिटी व्यू. मेजॉरिटी व्यू की बात जो कोर्ट ऑर्डर ऑफ द कोर्ट है माय लॉर्ड. जी, पेज 82. माय लॉर्ड पैरा 4 योर ऑनर. ये शॉर्ट ऑर्डर एक सेकंड आने दें. माय वाला. Today you're all charged up, very good, precise to the point. थैंक यू माय लॉर्ड. Page 82. Paragraph 4. जी माय लॉर्ड. जी. मैं जी माय लॉर्ड. G. As regard the third question, it is our view that a declaration of defection in terms of Article 63A can be disqualification under Article 63 in terms of appropriate law made by Parliament under para P of Clause 1 thereof. While it is for the Parliament to enact such legislation, it may be said that it is high time that such a law is placed on the statute book.
if such legislation is enacted, it should not amount to a mere slap on the wrist, but must be robust and proportionate response to the evil that is designed to thought and eradicate. The question stand answered accordingly. अब इसको हमारे फाइनली जहाँ डिसाइड किया गया वो काइंडली मुलाजा फरमाइएगा मालूम। अगर 63 की बात हो रही है, 62 नहीं फाइनल में 62 आ गया मालूम। डिस्क्वालिफिकेशन क्या बनी इसमें? मालूम इसमें डिस्क्वालिफिकेशन क्या है? इसमें कुछ नहीं थी। सॉरी इसमें मालूम ये इसी के आखिर में है मालूम। सॉरी मैं गलती से कह गया था। ये इसी की जो है ना इसी पार्ट के फरवरी के पार्ट में एज मैं मालूम अरे आप रिलैक्स करें, डोंट बी सो रश्ड। मालूम थर्ड पार्ट में तो नहीं मालूम वो डिसेंटिंग ओपिनियन है इसी में है मालूम। ये इसी में कब में है? सभी में होगा। 146 पेज मालूम। 117 पेज 146 मैं रीड मालूम। 146 मेरा 117 मालूम। लास्ट पैरा ऑफ जी मालूम। majority view. As regard the third question, it is dealt with in para 4 of the short order. It is true that it is at least arguable that a defector may come within the scope of Article 62(1)(f). The question is that if this is to be case, what should be the punishment? That is the punishment period for disqualification. As noted above, if a member who cast a proscribed vote in a is de-seated, he can seek re-election in the by-election. If he chooses to contest the same, he may do so as an independent or even on the ticket of those who sought, engineered, welcomed, brought about and or rewarded the defection. If he loses, then the ensuing humiliation is also a punishment of sorts, but for the defector and his puppeteers. However, the cyclical nature of the electoral process must be taken into consideration. To impose a lifetime ban is to remove the defector for all cycles to come. Since Article 63(1)(p) confers the necessary competence on Parliament, on reflection, it is our view that matter is best left to the legislature while keeping in mind what has been said in para 4. The question stand answered accordingly. तो इसमें भी ये बात नहीं कही गई कि समीउल्लाह बलोच के तहत, क्योंकि प्राइमा फेसी तो 62(1)(f) अप्लाई हो रहा है। इधर तो दरवाजा खोल दिया लेजिस्लेशन के लिए, लेकिन ये 62(1)(f) का दरवाजा इस कोर्ट ने खोल दिया पार्लियामान के लिए। तो अब नहीं सर एक सेकंड ठहरिए ना। अब जो आपने जो जजमेंट साइड किया है ना, इसमें ये भी 5 मेंबर बेंच जजमेंट है, इवन दो इट्स मेजॉरिटी माइनॉरिटी, मगर इस 5 मेंबर बेंच ने पार्लियामान के लिए दरवाजा खोल दिया कि 62(1)(f) को आप अटेंड कर सकते हैं थ्रू लेजिस्लेशन। आप समझे ना बात? ये तो आपका जो पहला मौकिफ जो था ना आपका था कि क्योंकि जजमेंट आ गया है तो लेजिस्लेशन के थ्रू नहीं हो सकता है, तो यहाँ भी तो एक तसादुम नहीं आ रहा है दोनों जजमेंट। ऐसे नहीं है, ये काइंडली देखिएगा 1P हमें पढ़ना पड़ेगा। एक्चुअली वो कह रहे हैं कि अगर डिफेक्टर वाला है तो इसके लिए कानून होना चाहिए, तो 63(1)(p) में ले आए। वो खाली कहते हैं कि 62(1)(f) पे भी बॉर्डर करता है, लेकिन तरीका होगा कि 63(1)(p) में ले आए। यही इसका इसका मकसद था, बजाय इसके कि समीउल्लाह बलोच अप्लाई किया जाता 63(1)(p) में उसको लेके गए। इसी जजमेंट के पेज 186 पे आ जाए, 168 से निकल 169 168 पैराग्राफ 10 and 11 पढ़े तो 168 इसी बुक में। आप कंटिन्यू करें नेक्स्ट। इसी बुक में जी माय लॉर्ड 168 168 मालो पैराग्राफ 10 मालो 10 and 11 both 11 दोनों पहले 10 पढ़े बेटा। There are a variety of reasons why members of parliament
decide to cross the floor. Therefore, there are views for and against it. Sometimes they cross the floor according to their conscience and in the interest of the constituents, whereas there is also a general view that the defection is because of corrupt practices, creative incentives, moral turpitude, or for some other reasons. Article 62(1)(f) of the Constitution provides that a person shall not be qualified to be elected or chosen as a member of Majlis unless he